हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट स्पेशल यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हूं मेरे विद्या के छात्रों के लिए। जानिए हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए, और ये जानकारी सभी विद्या के छात्रों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत का संविधान, भारत के संविधान का मूल आधारभूत परिचय, पार्ट फर्स्ट। अगर चैनल पहली बार आ रहे हैं और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। हिंदी भाषा में संविधान से संबंधित जानकारियाँ अत्यंत न्यून है, बहुत कम है। किया जा रहा है तथा संविधान का एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है। भारत का संविधान, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई। हालांकि यह आधिकारिक अंग्रेज शासन की स्थापना नहीं थी। आधिकारिक अंग्रेजी शासन की स्थापना सन 1757 के प्लासी युद्ध में बंगाल के अंतिम शासक नवाब सिराजुद्दौला को हराकर हो गई थी। यह भारत में मुस्लिम साम्राज्य की सबसे पहली हार थी, जहां प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नींव रख दी थी। प्लासी के युद्ध ठीक बाद ही 1773 में ब्रिटिश शासन ने भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इसके बाद निरंतर संघर्ष चलते रहे और अनेक कानून ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत पर बनाए गए। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए लगान के ऊपर, और उन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो। उन्होंने दो राजाओं को झगड़ा कर उन्होंने नई नई नीतियां बना दी और हमारे भारत को उसके ऊपर अपना अधिकार जमा दिया। भारत में ब्रिटिश कानून का निर्माण 16वीं शताब्दी प्रारंभ हो गया था, परंतु रेगुलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण कानून था जिसने अंग्रेजी शासन के पैर भारतीय धरती पर जमा दिए थे। भारत का संविधान बनने के पीछे एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा ऐतिहासिक काल है जिसकी अवधि लगभग 300 वर्ष की है। इस अवधि के बाद भारत का संविधान अस्तित्व में आया। अंग्रेजों से लंबे संघर्ष के बाद अगस्त 1947 भारतीय संविधान अधिनियम लागू हुआ, जिसमें पूर्ण रूप से उल्लेख कर दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाएगी। प्रत्येक राज्य में गवर्नर जनरल होगा जब तक दोनों राज्य में अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। तब तक वहां पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू रहेगा। उस समय न पाकिस्तान में अधिनियम था, न भारत में संविधान था, कहीं भी संविधान नहीं बना था। उस समय भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 लागू रहेगा और दोनों राज्य के अंदर गवर्नर नियुक्त किए गए थे। संविधान निर्माताओं के कंधों पर एक बड़ी चुनौती थी और एक छोटी अवधि में इतने विशाल देश के संविधान का निर्माण करना था। भारत के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हुए लोगों ने इस चुनौती को हाथों हाथ लिया और ताबड़तोड़ अगस्त 1947 के बाद भारत का संविधान तैयार करने बैठ गए। भारत का संविधान बनने में अथवा प्रयास हुए इस संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोग जानते ही हैं कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता की कमेटी में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक निरंतर परिश्रम परिणाम स्वरूप
परिष्कृत होकर भारत का संविधान भारत की जनता के सामने आया। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान को बनाने वाले जो कमेटी मेंबर अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसे बनाने में जो समय लगा वह समय था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का निरंतर कठिन परिश्रम के बाद हमारे भारत की जनता को भारत का संविधान देखने के लिए सामने आया। इस संविधान के निर्माण में अनेक अधिवेशन संविधान सभा ने कुल 11 अधिवेशन किए। इन अधिवेशन में संविधान के ऊपर बहस हुई। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान प्राप्त हुआ तब संपूर्ण संविधान को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू नहीं हुआ था। उसके कुछ विशेष उपबंध उसी समय लागू कर दिए गए, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 324, 368, 380, 388, 391, 92, 93, 94 शेष बंद 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित हुए। एनफोर्सेबल 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। बाकी जो कुछ अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 में संविधान को एकीकृत कर लिया गया था। इसी तारीख को संविधान की प्रवर्तन की तारीख भी कहा गया है। एनफोर्सेबल किस दिन प्रवर्तन हुआ, दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। इतना समझ लिया जाना चाहिए कि भारत का संविधान एक लंबी यात्रा का परिणाम है। भारतीयों ने एक लंबी यात्रा की है और उस यात्रा के फलस्वरूप भारत का संविधान सामने आया है। मुस्लिम लीग ने संविधान समिति के प्रति असहयोग जताया था, परंतु विभाजन होने के पश्चात उनके असहयोग की कोई कीमत नहीं रह गई तथा भारतीयों ने अपने संविधान तैयार कर दिया। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 को संविधान सभा की सदस्यों का निर्वाचन हुआ, इलेक्शन हुए। कुल 296 सदस्यों में से 211 सदस्य कांग्रेसी चुने गए और 73 मुस्लिम लीग के तथा शेष खाली रहे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, गोपाल स्वामी, गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान टीटीकरम, स्नामाचारी, हृदयनाथ कुंजूर, मसानी, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जयशंकर, लियाकत अली खान, ख्वाजा मोहनुद्दीन, सर फिरोज खान, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा इत्यादि लोग शामिल रहे। ये लोग प्रमुख सदस्य थे संविधान सभा के। भारत का संविधान परिसंघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ पर केंद्र और राज्यों के अलग अलग शासन व्यवस्था है, सेंट्रल और स्टेट। एक ही संविधान में केंद्र और राज्य दोनों का उल्लेख करना था। इसके कारण ये संविधान अत्यंत विशद हो गया। कई विद्वानों ने भारत के संविधान को विश्व का सर्वाधिक बड़ा संविधान घोषित किया है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वह भारत का है। इस संविधान की मूल प्रति में कुल 295 अनुच्छेद है, जिसमें 22 भागों में से बांटा गया था और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान निर्माताओं ने विश्व के संविधानों से कुछ न कुछ अनुभव लिया और उनके संचालन में हुई अनेक कठिनाइयों के बारे में भी ज्ञान हुआ। संविधान निर्माताओं ने विश्व के इन सभी संविधानों को देखा, उनकी समस्याओं का आंकलन किया और उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया। इससे भारत के संविधान निर्माताओं को यह लाभ मिला कि जो उपबंध अधिक कठिनाई वाले थे, जिनके संचालन से में कठिनाई आई थी, उपबंधों का समावेश भारत के संविधान में नहीं किया गया। भारत संघ अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। इन राज्यों के पास इनका अपना कोई संविधान नहीं है, अपितु संपूर्ण भारत संघ का केवल एक ही संविधान है और उससे की संविधान में भारत संघ से संबंधित तथा भारत के अलग अलग प्रांतों से संबंधित सभी का उल्लेख कर दिया गया है। अर्थात सभी प्रांतों का एक ही संविधान, भले कोई इंसान राजस्थान में रहे या कोई इंसान गुजरात में रहे या कोई इंसान किसी भी राज्य में रहे, उस पर एक ही संविधान लागू होगा, जो होगा भारत का संविधान।
भारत संघ का भी एक ही संविधान है। संविधान में संघ और भारत के राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, परंतु पुस्तक तो एक ही है। भारत के संविधान को गढ़ने में सर्वाधिक कठिनाई इसकी विविधता, सांस्कृतिक भिन्नता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति का होना तथा इतने विशाल भारत के संविधान को बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। इतने धर्म, इतनी जातियां और इतनी भाषाओं के होते हुए भी भारत की एक रूपता के लिए भारत के संविधान का निर्माण किया गया है और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। आज तक का सफल साबित हुआ है और अब भारत का संविधान संपूर्ण भारत पर लागू होता है। भारत के संविधान में नागरिकों को केवल मूल अधिकार ही नहीं अपितु मूल अधिकारों के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार आपस में एक दूसरे के सहवर्ती है, अर्थात जो राज्य का कर्तव्य है वही नागरिकों का अधिकार है। यदि राज्य अपने कर्तव्य को पूरा कर देगा तो नागरिकों को उनके अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय करार दिया गया, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। संविधान के निर्माताओं ने इन सब के बारे में विस्तार से उपबंधों को रखने के बारे में कहा है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लोकतांत्रिक प्रणाली में समुचित ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का राज्य संपूर्ण प्रभुत्व राज्य है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना भारतीय संविधान का कार्य था तथा भारत के संविधान ने भारत को प्रभु सत्ता बनाया, संप्रभु राज्य बनाया, अर्थात भारत राज्य से ऊपर कुछ नहीं है। भारत संप्रभु राज्य है, ना भारत पर किसी का कोई अधिकार है, ना भारत के आंतरिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नहीं किया जाएगा। कोई भी इंसान भारत पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत संप्रभु राज्य है, अर्थात भारत के सर्वोच्च कुछ नहीं है। आधुनिक व्यवस्था में राज्य उसे कहते हैं जो बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो तथा अपनी आंतरिक को विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है। इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत की सरकार आंतरिक तथा बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। यह संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारत की जनता में निहित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता कुछ लोगों ने आलोचना की है कि भारत की संप्रभुता विपरीत प्रभाव पड़ता है और भारत को उसकी सदस्यता लेना चाहिए, किंतु यह सदस्यता किसी प्रकार से भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं डालती और न ही भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन हो जाता है। अब बात करेंगे लोकतांत्रिक की। लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य ऐसी सरकार जिसका समूचा अधिकार जनता में निहित होता है और जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित की जाती है। देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता नए प्रतिनिधि को निर्वाचित इलेक्शन वोट देती है। इसी उद्देश्य के लिए संविधान प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान करता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है वह देश के नेता को, अच्छे नेता को चुनने का उसका अधिकार है और उसे निर्वाचित कर जिताकर वह व्यक्ति उस अपने जनता को उनकी बातों का, उनकी चीजों का ध्यान रखता है और उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देता है। भारत का संविधान भारत के संचालन के लिए भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक विधि है, अर्थात देश की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। किसी भी देश के संचालन के लिए उसकी राजनीतिक व्यवस्था तथा उसके प्रशासनिक कानून का स्पष्ट प्रावधान होना अति आवश्यक है,
क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण केवल भूभाग, केवल धरती के नागरिकों से ही नहीं होता। किसी राष्ट्र का निर्माण होता है जिस राष्ट्र के पास उसका संविधान हो, संविधान है। इस हेतु भारत के संविधान का अधिक महत्व है। भारत में उसके संविधान से अधिक सर्वोच्च कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत को निर्माण करने वाली शक्ति भारत का संविधान है। भारत के संविधान ने ही भारत को निर्माण किया है। इस संविधान के पहले भारत की अलग स्थिति थी। जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता सारे विश्व के सामने आई। अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, संसदीय सरकार। भारत के संघात्मक संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की है। अध्यक्ष सरकार के नियम को भारत के संविधान में नहीं अपनाया, जैसा कि अमेरिका के संविधान में अध्यक्ष शासन प्रणाली के मत को अपनाया गया है। क्योंकि भारत में अनेक प्रांतों में बटा हुआ है, राज्य है, अनेक बोली तथा अनेक धर्मों का राज्य है। यहाँ पे धर्म भी अलग अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैनिज्म है, कोई पारसी है, और बहुत सारी बोलने वाली अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है। कन्नड़ है, मलयालम है, राजस्थानी है, गुजराती है। इस सिद्धांत पर पालन इस हेतु ही किया गया। ये व्यवस्था केंद्र व राज्य दोनों सरकारों में एक सी है। सरकार का यह स्वरूप इंग्लैंड की सरकार के समान है। सरकार के स्वरूप को अपनाने का मुख्य कारण यह था कि भारत में इसकी नींव वर्तमान संविधान के लागू होने के पहले ही पड़ चुकी थी। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लागू किया गया था, उसमें भी संसदीय प्रणाली द्वारा शासन की व्यवस्था थी। तो संसदीय प्रणाली शासन व्यवस्था का श्रेय भारत सरकार के अधिनियम 1935 को भी जाता है। संविधान से पहले भारत सरकार का अधिनियम 1935 से लागू था। संविधान सभा ने बिना किसी विकल्प पर विचार किए ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर संसदीय प्रणाली को अपना लिया। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान है। यह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं, निहित होती है। मंत्री परिषद सेंटर में जो कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, जो स्टेट में जो स्टेट मिनिस्टर बैठते हैं, वो मंत्री परिषद होती है। वो अलग अलग क्षेत्र में अपना कार्य करती है, ईमानदारी से और अपनी समझदारी से। मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है। असल में भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री है, परंतु संवैधानिक रूप से भारत का प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति है, परंतु वह मात्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। विधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में, परंतु उसका प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। भारत के संविधान में विस्तार पूर्वक मूल अधिकारों का उल्लेख भी किया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत लगभग उन सभी मूल अधिकारों को शामिल कर दिया गया है जिन अधिकारों के लिए लंबा स्वतंत्रता संग्राम चला। इन अधिकारों के लिए भारत के वीर लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आजादी के हवन कुंड में अपना रक्त प्रस्तुत किया है। भारत के मूल अधिकार उसकी ऐतिहासिक युद्ध के परिणाम के स्वरूप का प्राप्त का फल है। तभी हम लोगों को आज आजादी मिली है। हमारे जो शहीद, जो वीर गति जो प्राप्त किए हैं, हमारे जो भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, जिन्होंने ये संविधान बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों का बहुत ही श्रेय रहा है हमारे देश को आजाद करवाने में। ये मूल अधिकार किसी भी मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। ये मूल अधिकार उसके नैतिक अधिकार भी है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का प्राप्त होना आवश्यक है, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। ये मूल अधिकार ही व्यक्ति के विकास और स्वतंत्रता की आधारशिला है। प्रत्येक विकसित राष्ट्र में इस प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करने की प्रेरणा
हमें अमेरिका के संविधान से मिली है। हमने जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, वह हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। यह अधिकार राज्य की विधायिका और कार्यपालिका शक्ति पर निर्वहन स्वरूप है। इतना समझ लिया जाना चाहिए कि जो राज्य की कानून बनाने की शक्ति है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, उस पर कुछ निर्वहन होना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं हुए तो नागरिकों पर संकट खड़ा हो जाएगा। राज्य नागरिकों के अधिकारों का राज नहीं रहेगा, तानाशाही बन जाएगा, तानाशाही शासन लागू हो जाएगा। इस प्रकार के निर्वहन इन मूल अधिकारों के माध्यम से भारत राज्य की विधायिका कार्यपालिका शक्ति पर लगाए गए। इन निर्वहनों को मूल अधिकार कहा गया है। संविधान राज्य को ऐसी विधियों को बनाने का निषेध करता है जिनसे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। राज्य ऐसी विधि बनाता है तो उन्हें न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संविधान में केवल अधिकारों का घोषणा मात्र कोई महत्व नहीं है, जब तक कि उन्हें संरक्षक बना दिया जाए। अधिकारों को वास्तविक बनाते हैं हमारे संविधान में मूल अधिकारों की सुरक्षा का कार्य सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया है, जिससे इन अधिकारों के अतिक्रमण होने पर उपयुक्त और शीघ्र उपाय की व्यवस्था करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पुच्छा आदि रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आप लोगों को पता ही है, जो 5 रिट दी गई है वो 5 रिटें आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंदर लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। आपको ये अधिकार है भारत के हर नागरिक को। परंतु इतना ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के दिए गए मूल अधिकार अधिक मूल अधिकार नहीं है। इस अधिकारों पर आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक हित में निर्वहन लगाए जा सकते हैं। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम लोग देखते हैं नागरिकों के अधिकारों पर निर्वहन लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संघात्मक संविधान में प्राय दोहरी न्याय पद्धति होती है, अर्थात एक संघ की दूसरे राज्य की। इसके विपरीत भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी सारे देश के लिए न्याय व्यवस्था एक ही व्यवस्था करता है, जिसके शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय देश के समस्त न्यायालय के ऊपर बाध्यकारी है। देश की विधियों में एक रूपता, अस्पष्टता तथा स्थिरता की दृष्टि से व्यवस्था के लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका के बीच होता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा गया है। देश के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जा सकता है, यही यदि यह विधियां संविधान की किसी उपबंध उसके असंगति में है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया संविधान के उपबंधों का निर्वचन अंतिम होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना होता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के अनेक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान में अधिकारों का उल्लेख महत्वहीन यदि इनकी सुरक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। मूल अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक भारत का उच्चतम सुप्रीम कोर्ट। अब हम जो बात करने वाले हैं, मुख्य बात, मोस्ट इंपोर्टेंट केस के बारे में केस स्टडी करने वाले हैं, तो उस केस के बारे में मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 के महत्वपूर्ण मामले में प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय लिया है कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। एक परिसंघात्मक संविधान का आधारभूत सिद्धांत भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है।